नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के मूल अधिकारों का वर्गीकरण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार लेखबद्ध किए गए हैं। विश्व के अन्य लिखित संविधानों की अपेक्षा हमारा जो अधिकार पत्र है वो विस्तृत है। तो अगर हम देखें संविधान में मूल अधिकारों के कितने वर्गीकरण किया गया है तो उसे हम देखें तो हम इस तरह से देख सकते हैं। मूल अधिकारों का 7 समूहों में वर्गीकरण किया गया था जब संविधान बना था। तो 26 जनवरी 1950 को मौलिक अधिकारों की जो स्थिति थी वो इस प्रकार थी। 7 अधिकार दिए गए थे मौलिक अधिकार, जिसमें से मुख्य थे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ, उसके पश्चात संपत्ति का अधिकार जो है उसे कानूनी अधिकार माना गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) च और अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार के रूप में जो अंतर्निहित किया गया था उसका स्वरूप बदलकर एक कानूनी अधिकार का दिया गया। तो इस प्रकार से इस समय संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने के बाद वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो अगर ये सवाल आता है कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो हमारा उत्तर होगा 6। और अगर ये सवाल आता है कि 26 जनवरी 1950 को मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति थी तो उसका उत्तर होगा 7। तो इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल अधिकारों के वर्गीकरण का एक अन्य स्वरूप ये है कि कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 एवं 30 तथा अनुच्छेद 19 घ। और कुछ अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। वर्गीकरण का एक और आधार है कि कुछ मौलिक अधिकार प्रकृति में सकारात्मक है और कुछ अधिकार नकारात्मक है। तो सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29(1) एवं अनुच्छेद 30(1), जबकि नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22(1) एवं अनुच्छेद 28(1). वर्गीकरण का एक अन्य आधार भी है। कुछ अधिकार हैं जो विधायी शक्तियों पर मर्यादाएं आरोपित करते हैं। तो विधायी शक्ति पर मर्यादाएं आरोपित करने वाले मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 24। ये ऐसे अधिकार हैं जो विधायी शक्ति पर किसी न किसी रूप में मर्यादाएं आरोपित करते हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कार्यपालिका की शक्ति पर मर्यादा आरोपित करते हैं, जैसे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 एवं अनुच्छेद 26। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर हम फिर से पीछे लौटते हैं और ये देखते हैं कि मूल अधिकारों के वर्गीकरण में हमने ये देखा कि 7 मूल अधिकारों में से 6 रह गए और 6 अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार भाग 3 में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का जहाँ तक सवाल है उसे अगर देखा जाए तो नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का मैं संक्षिप्त विवेचन करना चाहती हूँ। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन 5 आधारों के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अर्थात सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 16 ये कहता है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता मिलेगी। इसी तरह से अनुच्छेद 19 ये कहता है कि सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारत के नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है।
ये अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 घ ये कहता है कि नागरिकों को भारत में संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यापार करने की, व्यवसाय करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। ये जो सारे अधिकार हैं, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 और 19 घ नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। अब दूसरी कैटेगरी में जाते हैं। ऐसे अधिकार हैं कुछ जो गैर नागरिकों, यानी नागरिक और गैर नागरिक अर्थात सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो ऐसे कौन से अधिकार हैं वो देखते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता, यानी विधियों का समान संरक्षण। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है, भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, वो विधि के समक्ष समान है, कानून के समक्ष समान है। इसी तरह से अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात नागरिक हो या गैर नागरिक, सभी को अपराधों के लिए, सभी के अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21 जो भारतीय संविधान का सबसे छोटा मूल अधिकारों का अनुच्छेद है, लेकिन बहुत ताकतवर है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त होगा। अनुच्छेद 23 भारत के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, उसे मानव के, किसी भी व्यक्ति को मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध होगा। अर्थात भारत की धरती पर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो, वहाँ बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात ऐसे कोई भी खतरनाक जो कार्य हों, कारखाने हों, वह बच्चों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये केवल नागरिक को ही प्राप्त नहीं है, गैर नागरिक को भी अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो या गैर नागरिक, उसे अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक है या गैर नागरिक, उसे अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। इसी तरह अनुच्छेद 27 और 28 भी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो। अच्छा, जहाँ तक सकारात्मक और नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले स्वतंत्रताओं के मूल अधिकार हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो कुछ करने की स्वतंत्रता देते हैं, और कुछ मौलिक अधिकार हैं जो नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले हैं, अर्थात राज्य के लिए वो ये इस बात का निषेध करते हैं कि आप ये ऐसा नहीं करेंगे। तो सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार देखते हैं। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि व्यक्तियों को अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। इसी तरह से अनुच्छेद 29(1) कहता है कि हर नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) कहता है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। और नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार देखें तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए यहाँ शब्द है नहीं। नहीं का अर्थ है कि राज्य को मना किया जा रहा है कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को समान संरक्षण देने से मना नहीं कर सकते, सभी व्यक्ति बराबर हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 15(1) राज्य धर्म, मूलवंशी, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेद नहीं करेगा। नागरिकों में भेद नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं का मतलब है नकारात्मक अभिव्यक्ति है, अर्थात राज्य को कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर वो राज्य नागरिकों से भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16(2) राज्य लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में, सरकारी भर्तियों में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। तो नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले, अर्थात राज्य को कहा गया, रोका गया है कि साहब आप भेदभाव नहीं करेंगे। इसी तरह से 18(1) राज्य सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि नहीं प्रदान करेगा।
तो अधिकार तो देते हैं, लेकिन हम किसी को कुछ कार्य करने से रोक रहे हैं, नकारात्मक अभिव्यक्ति है। स्टेट को हम मना कर रहे हैं कि आप सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि नहीं देंगे। 22 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। वो कहता है कि बिना कारण बताए किसी को भी हम निरुद्ध नहीं रख सकते और न ही उसे किसी भी विधि व्यवसायी से परामर्श लेने से वंचित करेंगे। अर्थात किसी भी व्यक्ति को आप जबरन निरुद्ध नहीं रख सकता, राज्य कारावास में नहीं रख सकता। और अगर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने किसी वकील से मदद ले तो उसे रोका नहीं जाएगा। 28 एक अनुच्छेद वो कहता है कि राज्य निधि से पोषित कोई भी शिक्षण संस्था हो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार हैं और कुछ नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले अधिकार। अन्य आधार हम जानते हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि विधायी शक्ति पर मर्यादाएं आरोपित करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कार्यपालिका शक्ति को रोकते हैं, उस पर कोई मर्यादा लगाते हैं कि साहब आप ये व्यक्ति के अधिकार हैं या नागरिक के अधिकार हैं तो यहाँ आपकी सीमाएं हैं। तो मूल्यांकन के रूप में हम देख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात भारत के संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने से अब ये अधिकार 6 हो गए हैं। पहले ये 7 थे, 26 जनवरी 1950 को ये 7 थे। तो कौन कौन से 6 अधिकार हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जहाँ तक सवाल है, वो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत हम अपने इन अधिकारों की लागू करवा सकते हैं, मौलिक अधिकारों की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा वो था मूल अधिकारों का वर्गीकरण। तो अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, आप इसका अध्ययन करें और कोई दिक्कत हो तो फिर इस पे और बात करेंगे। धन्यवाद।